स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। फिजिक्स में नोबेल प्राइज हुआ अनाउंस। आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड मशीन लर्निंग के लिए दिया गया अवार्ड। जॉन एच हॉपफील्ड एंड जेफरी हिंटन को मिला अवार्ड। फिलीपींस एंड साउथ कोरिया ने की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जियोपॉलिटिक्स के विक्टिम हैं दोनों कंट्रीज। यूएसए के ट्रीटी अलाइज में भी हैं दोनों कंट्रीज शामिल। और मालदीव्स को हेल्प करने के लिए इंडिया आया आगे। दोनों कंट्रीज ने की करेंसी स्वैप डील। इंडियन ओशन के चैलेंजेस को लेकर भी हुआ डिस्कशन। आइए शुरू करें। नोबेल प्राइजेस की सीरीज में फिजिक्स के नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट कर दी गई है। फिजिक्स के लिए अवार्ड का डिसीजन द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा लिया गया। 2024 के फिजिक्स का नोबेल प्राइज जॉन एच हॉपफील्ड एंड जेफरी हिंटन को देने की अनाउंसमेंट की गई है। जॉन एच हॉपफील्ड वॉज बोर्न इन द यूएसए, वहीं जेफरी हिंटन का जन्म यूके में हुआ था, बट वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो यानी कनाडा से रिलेटेड हैं। दोनों साइंटिस्ट्स को आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड मशीन लर्निंग के लिए ये ऑनर दिया गया है। इन दोनों साइंटिस्ट्स ने फिजिक्स का यूज करके ऐसे मेथड्स डेवलप किए जो आज की मशीन लर्निंग की फाउंडेशन है। जॉन एच हॉपफील्ड ने एक एसोसिएटिव मेमोरी डेवलप की जो कि फोटोज और दूसरे पैटर्न्स को डेटा के रूप में स्टोर कर सकती है और उन्हें रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है। वहीं जेफरी हिंटन ने एक ऐसा मेथड डेवलप किया जो डेटा में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। ड्यू टू दिस मशीन लर्निंग में डेटा से कुछ स्पेशल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दिस मेथड हैज बीन नेम्ड द बोल्ट्जमैन मशीन। यू शुड नो कि मशीन लर्निंग का सिस्टम न्यूरल बेस्ड है। हमारा ब्रेन भी न्यूरल नेटवर्क से बना है। इसमें लिविंग सेल्स होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को सिग्नल सेंड करते हैं और इसी तरह से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। व्हेन वी लर्न समथिंग द कनेक्शन बिटवीन दीज न्यूरॉन्स बिकम स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज ये कनेक्शन वीक बना रहता है। वहीं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नोड्स से बना हुआ आता है। इन नोड्स को कोई वैल्यू जैसे 0 या 1 दे दिया जाता है। जब नेटवर्क को कुछ सिखाया जाता है तो नोड्स के बीच का कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, अदरवाइज ये वीक बना रहता है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया के विजिट पर हैं। दिस विल बी द फर्स्ट बायलैटरल विजिट ऑफ प्रेसिडेंट मोइजू टू इंडिया। We will try to understand कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू की बायलैटरल मीटिंग में किन इश्यूज को डिस्कस किया गया। देखिए, दोनों कंट्रीज के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर अग्रीमेंट हुआ है। साथ ही दोनों कंट्रीज ने इंडियन ओशन के कॉमन चैलेंजेस को भी एडमिट किया। ड्यूरिंग दिस इंडियन ओशन में प्रेजेंट हर तरह के चैलेंजेस को डिस्कस किया गया, जिसमें पायरेसी, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर टेररिज्म जैसे इश्यूज को शामिल किया गया था। रिसेंटली दोनों कंट्रीज ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के चार्टर को भी साइन किया था, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच सेफ एंड पीसफुल इंडियन ओशन रीजन को लेकर कमिटमेंट और भी स्ट्रांग हो गया है। इंडिया ने मालदीव्स के साथ $40 करोड़ की करेंसी स्वैप डील की है। इसके अलावा 3000 करोड़ रुपीज की एक और करेंसी स्वैप डील भी की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया एंड मालदीव्स की कंपनीज US डॉलर के बजाय अपनी लोकल करेंसीज में बिजनेस करेंगी। देखिए, मालदीव्स की इकोनॉमी में टूरिज्म का इंपॉर्टेंट रोल है और इसमें इंडियन टूरिस्ट का एक बड़ा सिग्निफिकेंट शेयर होता है। बट जनवरी के में इंडिया एंड मालदीव्स के लोगों के बीच सोशल मीडिया पर हुई कंट्रोवर्सी के बाद इंडिया में मालदीव्स को बायकॉट करने की वॉइसेस रेज होने लगी। यही रीजन है कि अपनी ऑफिशियल विजिट में मोइजू ने मालदीव्स में ज्यादा से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट्स को वेलकम करने की बात कही। वहां के मीडिया के अकॉर्डिंग मालदीव्स जाने वाले इंडियन टूरिस्ट्स की संख्या में करीब 50,000 का डिक्रीज हुआ है, ड्यू टू विच मालदीव्स को $15 करोड़ का लॉस हुआ है। फिलीपींस एंड साउथ कोरिया दोनों ने अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन में एलिवेट कर दिया है। दोनों कंट्रीज के बीच डिफेंस की फील्ड में कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट हुआ है। इनफैक्ट साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल करंटली फिलीपींस की विजिट पर हैं।
वहीं फिलीपींस में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर बैठे हुए हैं। स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन के तहत दोनों कंट्रीज ने डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की बात कही। वहीं साउथ कोरिया ने फिलीपींस की मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में कोऑपरेशन पर एम्फसाइज किया। इस ओकेजन पर दोनों कंट्रीज के बीच साउथ कोरिया सी डिस्प्यूट एंड कोरियन पेनिनसुला के इश्यू पर भी डिस्कशन किया गया। देखिए, फिलीपींस एंड साउथ कोरिया दोनों ही अपने नेबर्स से बहुत परेशान हैं। फिलीपींस साउथ चाइना सी के इश्यू पर फ्रीक्वेंटली चाइना की अननेसेसरली पेट्रोलिंग को फेस करता है। साउथ चाइना सी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का एक मार्जिनल सी है। ये सी इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना साउथ चाइना सी के अराउंड 90% एरिया को क्लेम करता है। चाइना का ये क्लेम वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साथ ओवरलैप करता है। चाइना कभी अपने कोस्ट गार्ड या फिर कभी पेट्रोलिंग वेसल्स के थ्रू इन कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व होता है। ये केसेस फिलीपींस के साथ ज्यादा विजिबल हैं। वहीं कोरियन पेनिनसुला पर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से थ्रेट्स फेस करता है। साउथ कोरिया एक ईस्ट एशियन कंट्री है। इसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये कोरियन पेनिनसुला के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। इसके ईस्ट में सी ऑफ जापान एंड वेस्ट में येलो सी लोकेटेड है। इसके सदर्न पार्ट में कोरियन स्ट्रेट है जो इसे जापान से सेपरेट करती है। यू शुड नो कि साउथ कोरिया एंड फिलीपींस दोनों ही यूएसए के ट्रीटी अलाइज हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए के लीडर्स ने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जिसमें वो ये बिलीव करते थे कि वो थ्रेट को यूएसए होमलैंड पहुंचने से पहले एलिमिनेट कर देंगे। इसी स्ट्रेटजी का रिजल्ट है 1949 में बना नाटो, जिसे यूएसए ने वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज और कनाडा के साथ मिलकर स्टैब्लिश किया था। इसी स्ट्रेटजी के तहत यूएसए ने 1951 में जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के साथ सिक्योरिटी ट्रीटी भी साइन की। यूएस फिलीपींस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी 1951 में आई। वहीं साउथ कोरिया के साथ यूएसए ने 1953 में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन की थी। एशिया एंड यूरोप की कंट्रीज में यूएसए द्वारा बनाया गया इस अलायंस को लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर कहा जाता है। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाओस की विजिट पर जाएंगे। इस विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी 21st इंडिया आसियान समिट एंड 19th ईस्ट एशिया समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। आसियान की प्रेसिडेंसी करंटली लाओस के पास है। आपको पता है, हर साल अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंसी को चेंज किया जाता है। इंडिया आसियान समिट कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इस साल एक डेकेड पूरा होने जा रहा है एंड आसियान इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सेंट्रल पिलर है। आसियान दैट इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में एस्टेब्लिश किया गया था। दैट इज वाई 8 अगस्त हैज बीन चोजन टू सेलिब्रेट आसियान डे। आसियान का मोटो वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट आसियान डिक्लेरेशन या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए हुआ था। आसियान के फाउंडिंग मेंबर्स में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड शामिल हैं। करंटली आसियान में टोटल 10 मेंबर्स हैं। इनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस एंड वियतनाम शामिल है। आसियान का सेक्रेटेरिएट जकार्ता में है। इसकी फर्स्ट मीटिंग इंडोनेशिया के बाली में 1976 में ऑर्गेनाइज हुई थी। यू शुड नो कि तिमोर लेस्ते को आसियान के 11th मेंबर के रूप में इंक्लूड करने के लिए अप्रूवल मिल गया है, बट अभी ऑफिशियली ये मेंबर बना नहीं है और ना ही आसियान की वेबसाइट पर इसे मेंबर के तौर पर लिस्ट किया गया है। नाउ इट इज टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे। Today's term of the day is total oxygen demand, that is TOD. TOD एक पैरामीटर है जो वाटर में प्रेजेंट सभी टाइप्स के सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करने के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन के टोटल अमाउंट को मेजर करता है। ये मेजरमेंट केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट इज COD एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, बिकॉज इसमें वाटर में प्रेजेंट हर टाइप के पॉल्यूटेंट को कंसिडरेशन में रखा जाता है। यू शुड नो कि COD, BOD एंड टोटल ऑक्सीजन डिमांड, ये तीनों पैरामीटर्स वाटर की हेल्थ एंड पॉल्यूशन के लेवल को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास।
वाजा यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम्स ने 2024 वाजा कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स के लिए इंडिया के रेड पांडा कंजर्वेशन ब्रीडिंग एंड एनहांसमेंट प्रोग्राम को शॉर्टलिस्ट किया है। विनर का अनाउंसमेंट 79th वाजा एनुअल कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। ये प्रोग्राम वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क की लीडरशिप में चलाया जा रहा है। इस जूलॉजिकल पार्क को पहले हिमालयन प्राणी उद्यान के नाम से जानते थे। इसे 14th August 1958 को दार्जिलिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ज्वाइंटली एस्टेब्लिश किया था। ये जू 2009 से वाजा एंड जूलॉजिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। 1990 में यहाँ रेड पांडा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजनल मीटिंग का इनॉग्रेशन किया। जेपी नड्डा को इस 77th सेशन का चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया है। ये सेशन 7th अक्टूबर से 9th अक्टूबर तक न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये एनुअल मीटिंग WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए एक गवर्निंग बॉडी के रूप में फंक्शन करती है, जो वर्ल्ड की 1/4 से ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मालदीव्स एंड इंडिया एटसेट्रा के हेल्थ मिनिस्टर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया है। इस मीटिंग का पर्पस पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड मेजर इश्यूज को रिजॉल्व करना है और पूरे रीजन में हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए बेटर पॉलिसीज को डेवलप करना है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITC की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA 15th अक्टूबर से 24th अक्टूबर तक न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ITU की हिस्ट्री में यह फर्स्ट टाइम होगा कि ये प्रेस्टिजियस इवेंट एशिया पैसिफिक रीजन में ऑर्गेनाइज हो रहा है। 190 से ज्यादा कंट्रीज के अराउंड 3000 लीडिंग experts, 6G, artificial intelligence, internet of things, big data, cyber security and quantum technology जैसे एरियाज में टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स डेवलप करने के लिए कोलैबोरेट करेंगे। गुजरात गवर्नमेंट ने कैरेकल के ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर को सेटअप करने की अनाउंसमेंट की है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया है। यह सेंट्रल गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पाए जाने वाले रेयर एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैरेकल के कंजर्वेशन और ब्रीडिंग पर फोकस करेगा। कैरेकल राजस्थान एंड गुजरात के कुछ एरियाज में पाई जाने वाली एक मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट है। इंडिया में इसे सियागोश कहते हैं। ये IUCN की लीस्ट कंसर्न एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2023 नाम से एक रिपोर्ट रिलीज की है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 हैज बीन अ ड्राई ईयर फॉर रिवर्स इंक्लूडिंग इंडिया। वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी रिवर्स के वाटर लेवल में रिडक्शन हुआ है। वहीं ग्लेशियर्स को लास्ट 5 डेकेड्स में अब तक का सबसे बड़ा लॉस हुआ और 2023 कंसेक्यूटिव ईयर जिसमें ग्लेशियर्स पहले से कहीं ज्यादा स्पीड से आइस लूज कर रहे हैं। हाउएवर सभी जगह रिजल्ट सेम नहीं थे। जैसे एशिया एंड ओशिनिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेकोंग रिवर्स के ज्यादातर एरियाज में नॉर्मल से कम पानी देखा गया। ऑन द अदर हैंड अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर रिवर फ्लो एंड फ्लड कंडीशंस नॉर्मल से ज्यादा थी। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड एंड फिलीपींस में भी रिवर के वाटर लेवल में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया है। Now it is time to see questions based on the bulletin. First question is, the State of Global Water Resources 2023 report has been released by which organization? World Bank, United Nations Environment Program, World Meteorological Organization or World Economic Forum? Second question is, South Korea and Philippines are both countries in the group of arch rivals of USA. Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park is located in Sikkim. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट PDF ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट में नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।